बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंड्रोजन फार्माकोलॉजी। जो टिपिकल एंड्रोजन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को देखने के लिए आपको एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ टेस्टोस्टेरोन का और उसकी फार्माकोलॉजी पे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एंड्रोजन के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों को कवर करना है। तो पहले एगोनिस्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। जो नेचुरल एगोनिस्ट होता है एंड्रोजन वो है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन जो ओरल एंड्रोजन्स होते हैं जिनकी हाफ लाइफ रिलेटिवली टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर आता है फ्लॉक्सीमेस्टोनोन और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। जबकि इंट्रावीनस या पारेंटिनल एस्ट्रस होते हैं जिनकी हाफ लाइफ 1 सेकेंड टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन सिपियोनेट की। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेरॉइड्स होते हैं जिनके पास एनाबॉलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी। तो इनके हम बोल सकते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज रेशियो, ये जो पहला वाला ए है उसका मतलब एनाबॉलिक। तो इसके अंदर एग्जांपल आती है ऑक्जेंड्रोलोन की, नैंड्रोलोन की और स्टेनोजोलोल की। ओके, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है कि आपको पता है कि स्टेरॉइड का रिसेप्टर, टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर साइटोसोल में पड़ा हुआ होता है। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूक्लियस में जाता है, फिर वहाँ पर प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड करने के बाद स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ये सब आपको पहले से पता है। और ये भी है कि जो टेस्टोस्टेरोन है पेरिफेरल टिश्यू में स्पेसिफिकली जो हम कह सकते हैं कि प्रोस्टेट और हेयर फॉलिकल के अंदर ये डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे T3 हार्मोन ज़्यादा पोटेंट था लेकिन ज़्यादा प्रोड्यूस T4 होता है। इसी तरह यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन उससे ज़्यादा पोटेंट होता है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ओके, अब हम इसके कुछ इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को पढ़ने के लिए हम इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी पर और प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले ये मेल फीटस और इन्फेंट की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। प्यूबर्टी पर क्या करता है, पीनस की, लैरिंक्स की, स्केलेटन की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसके साथ फेशियल, प्यूबिक, एक्सिलरी हेयर इनकी डेवलपमेंट भी करवाता है। स्किन की डार्कनिंग भी इसकी वजह से होती है। और जो मसल मास होता है, मसल की स्ट्रेंथ, ये उसको भी बढ़ा देता है। और एथलीट्स बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो जब भी ओलंपिक्स के अंदर स्टेरॉइड्स को बैन कर दिया है। अब प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साइज़ को मेंटेन करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है, फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है, लिबिडो जिसको सेक्सुअल डिज़ायर बोलते हैं, शहवत बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके साथ मेल पैटर्न बाल्डनेस भी करवा देता है, जिस पे आपको फ्रंटल प्रोमिनेंस देखने को मिलती है। क्लिनिकल यूजेस क्या है, जो एंड्रोजेंस होते हैं, जो ये वाले टेस्टोस्टेरोन है, फ्लॉक्सीमेस्टोनोन हो गया, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन सिपियोनेट हो गया, ऑक्जेंड्रोलोन हो गया, नॉनड्रेंड्रोलोन हो गया, स्टेनोजोल, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो एंड्रोजन्स होते हैं किन किन के अंदर यूज़ होते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है मेल के अंदर, तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल आती है। एनीमिया होता है तो एनीमिया में आरबीसी की कंसंट्रेशन को, आरबीसी के नंबर को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एड्स के अंदर मसल की वेस्टिंग होती है तो मसल का वेट गेन करने के लिए ये भी यूज़ करते हैं। उसके साथ एथलीट्स भी जो स्पेसिफिकली जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं ऑक्जेंड्रोलोन, स्टेनोजोलोल और नॉनड्रेलोन, ये यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मसल का बल्क और मसल की स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। दैट इज़ वाई इसको बैन किया हुआ है ओलंपिक्स वालों ने। अब इसकी टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। टॉक्सिसिटी डिपेंडिंग अपॉन मेल है या फीमेल है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मेल के अंदर स्पेसिफिकली देख लेते हैं तो मेल के अंदर ये फेमिनाइजेशन करवा देता है। फेमिनाइजेशन फेमिनाइजेशन में गायनेकोमास्टिया आ जाएगा, टेस्टिकुलर श्रिंकेज आ जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। अब ये पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्यों देखने को मिला कि जो एक्सोजीनस ये है, जो एक्सोजीनस है, ये हमारे एंडोजीनस को इनहिबिट कर देगा। जो एंडोजीनस होता है ना, पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रही है, उनको इनहिबिट कर देंगे। दूसरी तरफ ये एक्सोजीनस एंड्रोजन्स हैं तो ये एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये गायनेकोमास्टिया करवा देगा, टेस्टिकुलर श्रिंकेज करवा देगा, इनफर्टिलिटी करवा सकता है। फीमेल के अंदर ये विरिलाइजेशन करवा देती है। विरिलाइजेशन के अंदर हिरसुटिज्म आ जाता है, लार्ज क्लाइटोरिस आ जाता है, डीप एंड वॉइस आ जाती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी आ जाती है। दोनों चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उन दोनों के अंदर कोलिस्टैटिक जॉन्टस करवा सकता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। लिवर के एंजाइम को एलिवेट करवा सकता है, स्पार्टेट, एएसटी, एएलटी, इसके साथ साथ ये हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भी करवा सकता होता है। तो ये टॉक्सिसिटी हमने देख ली है एंड्रोजन के एगोनिस्ट की। अब इसके बाद देख लेते हैं एंड्रोजन के एंटागोनिस्ट के। तो एंड्रोजन के एंटागोनिस्ट 5 टाइप के हैं। एक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, एक एंजाइम एंटागोनिस्ट होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज, ये वो एंजाइम है जो कि हेयर फॉलिकल और प्रोस्टेट पे मौजूद होता है। टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कराता है। इसके साथ जीएनआरएच एनालॉग्स और एंटागोनिस्ट होते हैं, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं और इनके सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। अब इन सबको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, आपको नज़र आ जाए, कुछ ज़्यादा जूम हो गया।
ओके, आई थिंक आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला रिसेप्टर इन्हिबिटर। तो रिसेप्टर इन्हिबिटर 2 तरह के होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल। जो स्टेरॉयडल के अंदर स्पाइनोलैक्टोन आता है और ये स्पाइनोलैक्टोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है, एंड्रोजन के रिसेप्टर को। वैसे स्पाइनोलैक्टोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट है, ठीक हो गया। तो स्पाइनोलैक्टोन फीमेल के अंदर यूज़ करता है हाइरसुटिज्म को ट्रीट करने के लिए, और जो मेल के अंदर इस्तेमाल होता है प्रोस्टेट को कैंसर को ठीक करने के लिए। तो उसके अंदर आती है फ्लूटामाइड आ जाती है, इसके अलावा बिक्लाटोमाइड आती है, निलाटोमाइड आती है और एंजेलोटोमाइड आती है, लेकिन आपने फ्लूटामाइड को नहीं भूलना। इसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। अब 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम प्रोस्टेट और हेयर फॉलिकल 2 जगह पे होता है, तो इसको एंटागोनाइज़ करने वाली ड्रग्स होती हैं फाइनास्टीराइड और दूसरी है, आई थिंक मैंने इसके स्पेलिंग थोड़े से ख़राब लिखे हुए हैं, तो ड्यूटास्टीराइड है, ड्यूटास्टीराइड मैंने वो लिखा हुआ वहाँ पर। इसके बाद GnRH एनालॉग्स और एंटागोनिस्ट। तो एनालॉग को अगर आप कंटीन्यूअस फॉर्म में दोगे तब भी ये एंटागोनिस्ट जैसा साबित होगा। तो ल्यूप्रोलाइड होता है और दूसरी तरफ वहाँ पर एंटागोनिस्ट के अंदर एबिरेलिस और डेगारेलिक्स होता है। ये दोनों एडवांस प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन करता है कि लीवर पे जाके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, वो एंड्रोजन के साथ बाइंड कर लेगी, जिसकी वजह से फ्री एंड्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, और ये इस्तेमाल होता है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, ठीक है। ओके, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है और हिस्टुटिज्म को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लास्ट है स्टेरॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जो कीटोकोनाजोल होती है, ये बहुत सारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जो ना सिर्फ एंड्रोजन बल्कि जो एड्रीनल स्टेरॉइड्स होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है। इसके साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये वो वाला प्रोस्टेट कैंसर जो किसी हार्मोनल डिपेंडेंट था, स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव मेटास्टेटिक प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने जल्दी जल्दी एंड्रोजन के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को कवर कर लिया, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।